हम पहले स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। तो क्वांटम मैकेनिक्स को हमने डिवाइड किया है, कुछ सेग्रीगेट किया है इन अ वे कि आप तो जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मोस्टली कवर हो जाए। उसको जो कंटेंट है जो पहला कंटेंट है पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसको इस तरह रीडिज़ाइन किया गया है कि आपका ऑलमोस्ट पीपीएससी के लिहाज से वन कैन से 50% पोर्शन कवर हो जाता है। यानी पहले 4 पास्टुलेट्स में उससे रेलेवेंट जो भी स्टफ पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में है और वो पूछा जा सकता है पीपीएससी में एमसीक्यूज के तौर तौर पर, उसको कंबाइन कर दिया गया है इन दीज 4 पास्टुलेट्स। तो हम ये पास्टुलेट्स देखेंगे डिटेल में, और आखिर दूसरा जो हिस्सा हम पढ़ेंगे वो एरनफेस्ट थ्योरम है जिनको हमने रिलेट किया है चौथे पास्टुलेट से। कि चौथा पास्टुलेट है टाइम एवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन, जबकि टाइम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर जो है वो एरनफेस्ट थ्योरम है। सो ऑल द थिंग्स हैव बीन रिलेटेड इन अ वे कि आपको वो तैयार करना आसान हो। तो ये हमारा आज का क्वांटम मैकेनिक्स का पोर्शन होगा, और इसमें से जो आपका टेस्ट के एमसीक्यूज इसमें से आएंगे, और ओवरऑल जो क्वांटम मैकेनिक्स का पोर्शन है उसमें से आप इसे मोस्ट मेजर पोर्शन समझ सकते हैं। ओके, सो an example which I usually use to quote, that there is a jar, there is a boy, and he is asked to pick a candy from the jar. So how he will do it? वो क्या करेगा? सबसे पहले उसका जो जार है उसको देखेगा, ज़रा ऑब्जर्व करेगा, और उसमें फिर वो अपने हाथ के ज़रिए कैंडी निकालेगा। अब इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के साथ इस तरह लिंक करते हैं कि ये जो जार है, जिसके अंदर हर तरह की कैंडी मौजूद है, ये बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें उस सिस्टम के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन होगा। कि वेव फंक्शन में सिस्टम के मुतालिक हर तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप किस तरह निकालते हैं ये आप पे है, लेकिन मौजूद हर तरह की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। अब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो कि यहाँ पे कैंडीज हैं, वो लड़का क्या करेगा, अपने हाथ को इंसर्ट करेगा जार के अंदर, और क्या करेगा, कोई कैंडी पिक करेगा। अब उसने जो अपना हाथ इस्तेमाल किया है, वो बेसिकली काम कर रहा है एक ऑपरेटर का, और वो ऑपरेटर क्या कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को निकाल रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कैंडी, तो लिहाजा एक ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेव फंक्शन के अंदर होगी, जैसे पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी। तो लिहाजा क्या चीज़ हमें चाहिए उसके मुतालिक ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, वो अभी हम डिटेल में देखते हैं। अब जब वो निकाल लेगा उसको, कैंडी को, तो वो जो उसके पास है वो उसकी कोई रिजल्ट है, वैल्यू है, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, और क्वांटम की ज़बान में उसे हम आइगन वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। तो द सिनेरियो इज़ कि लड़के ने हाथ इंसर्ट किया और एक कैंडी निकाल ली। क्वांटम मैकेनिक्स में हम कहेंगे कि ये एक जार है जिसके अंदर सारी इट्स अ लेमैन एग्जांपल, लेकिन एक जस्ट आपका लेआउट बनाने के लिए, कि इस जार को हम वेव फंक्शन कहेंगे। इसमें सारी तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ऑपरेटर अप्लाई किया गया इन द फॉर्म ऑफ हैंड, और रिक्वायर्ड आइगन वैल्यू निकाल ली गई। और ये ज़ाहिर बात है सिस्टम वक़्त के साथ एक जैसा तो नहीं रहेगा, वक़्त के साथ सिस्टम बदलता है। तो लिहाज़ा उसको टैकल करने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगी एज़ अ फोर्थ पास्टुलेट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पास्टुलेट व्हिच इज़ वेव फंक्शन। तो एज़ आई सेड बिफोर कि एक फिज़िकल सिस्टम मेजरेबल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन एक वेव फंक्शन के अंदर मौजूद होती हैं, और वो वेव फंक्शन के से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उस वेव फंक्शन से अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उस प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है कि अगर एक वेव फंक्शन साइ ए है, एक वेव फंक्शन साइ बी है, इसका आप इनर प्रोडक्ट लेके उसका मॉडुलस स्केयर लें। मॉडुलस का वर्ड आप पहले पढ़ते आए हैं, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ हम डील करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसे हम मॉडुलस कहते हैं। तो ये वो मॉडुलस स्केयर है, तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर जो इसके अंदर चीज़ है, साइ ए इंटू साइ बी, इसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मॉडुलस स्केयर लें, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आती है। तो ये फ़ॉर्मूला जो है बेसिक, ये आपको मालूम होना चाहिए वेव फंक्शन के लिहाज से। अब वेव फंक्शन बेसिकली है क्या? ये वेव फंक्शन समझ लें आम वेक्टर्स की तरह एक वेक्टर है, और उसको हम लेते कहाँ से हैं? हम उसको हिल्बर्ट स्पेस जैसे हम यूक्लिडियन स्पेस पढ़ते हैं, उसमें से हम वो वेक्टर्स
जो कि नॉर्मलाइज्ड हो यूनिटी के, उनको हम कहते हैं प्रॉपर वेक्टर्स, और जो डिराक डेल्टा फंक्शन के नॉर्मलाइज हो उन्हें हम कहते हैं इम्प्रॉपर वेक्टर्स। नॉर्मलाइज से क्या मुराद है कि अगर दो वेव फंक्शन साई आई डॉट साई आई इज इक्वल टू 1 आ जाए तो उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वन, नॉर्मलाइज्ड होना 1 कहलाता है। जबकि 0 के इक्वल आ जाए तो हमें पता है कि उसको परपेंडिकुलर होना डॉट प्रोडक्ट में या ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो इस लिहाज से हमें इसको क्या कह देते हैं, ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड। कि वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल हो, मतलब जब साई ए साई जे दो मुख्तलिफ आ जाए तो उनका आंसर 0 आए, और जब दोनों सेम आए साई आए डॉट साई आए तो उनका आंसर 1 आए, तो इसको ऑर्थो नॉर्मलाइज कहते हैं। और जिसको इस रिलेशन के जरिए, ये जो आपको रिलेशन नजर आ रहा है, ब्रैकेट साई आई कोमा साई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, ये बेसिकली क्रोनिकल डेल्टा है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसको आप अगर सेम पुट करेंगे तो 1 आएगा और डिफरेंट पुट करेंगे तो 0 आएगा, विच इज द बेसिकली डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन। तो अब साई आई डॉट साई आई अगर 1 है तो ये हम प्रॉपर वेक्टर्स कहेंगे, और अगर वो 1 की बजाय डिराक डेल्टा फंक्शन के नॉर्मलाइज हो तो उसे हम इनप्रॉपर वेक्टर्स कहेंगे। तो जस्ट लाइक वेक्टर्स, वेव फंक्शन भी उस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम एफएससी चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। वेव फंक्शन को एक तो लिखने का सिंपल तरीका है जो कि श्रोडिंगर स्टाइल है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा। एक दूसरा तरीका जिसे डिराक स्टाइल कहते हैं। डिराक स्टाइल में वेव फंक्शन के आप इर्द गिर्द दो सिंबल लगाते हैं, एक सिंबल सीधी लाइन और एक सिंबल एंगल ब्रैकेट्स। अगर तो सीधी लाइन पहले और बाद में एंगल ब्रैकेट है तो इसे डिराक की जबान में कैट कहते हैं, और ज़ाहिर जो डिराक ने कहा हमने वो फॉलो करना है क्योंकि उसका काम है। और जब एंगल ब्रैकेट पहले आए और बाद में स्ट्रेट लाइन आए तो उसे हम ब्रा कहते हैं। और कैट वेक्टर और ब्रा का जो रिलेशन है वो भी हम देखेंगे। लेकिन जब आप एक ब्रा वेक्टर को कैट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं, और जो आपके पास आउटपुट आती है वो स्केलर है। इसकी अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे। जब आप एक कैट को ब्रा से मल्टी, यानी ऊपर हमने क्या किया, ब्रा को कैट से, अब हम कर रहे हैं कैट को ब्रा से, तो आपके पास एक नंबर नहीं आएगा बल्कि एक मैट्रिक्स आएगी, और इसको हम आउटर प्रोडक्ट कहेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैट वेक्टर है 1 2 कॉलम वेक्टर, और मेरे पास एक ब्रा वेक्टर है 1 2 जो कि बेसिकली उसका सिर्फ ट्रांसपोज है और तो कुछ नहीं हमने किया, मैट्रिक्स अलजेब्रा हमें पता है। अब आप क्या करें, ब्रा को कैट से इनर प्रोडक्ट लें, तो क्या होगा, 1 1 आर 1 प्लस 2 2 आर 4, तो 1 प्लस 4 5। तो जैसे ऊपर मैंने कहा कि अगर आप ब्रा को कैट से मल्टीप्लाई करें उसे हम इनर प्रोडक्ट कहेंगे और आपके पास आंसर एक स्केलर आएगा, जैसे कि यहाँ पे एक स्केलर आया 5, अ सिंपल नंबर। अब दूसरा केस, अगर आप मल्टीप्लाई करें कैट को ब्रा के साथ, यानी अब कैट पहले और ब्रा पहले है, बाद में है, मतलब आप कॉलम को रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, पहला पहले से, फिर दूसरा दूसरे से, फिर पहला, जो भी एक मैट्रिक्स का रूल होता है। तो आपके पास आंसर एक स्केलर नहीं आएगा बल्कि एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर वहां पे 2 बाई 2 है। अगर 3 होता तो 3 बाई 3 की आती। तो आउटर प्रोडक्ट आपको मैट्रिक्स देता है, और ये बेसिकली मैट्रिक्स ही क्वांटम मैकेनिक्स की ज़बान में ऑपरेटर कहलाती है। तो अब हम चलते हैं ऑपरेटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमने जो स्टॉप लिया है वो ऑपरेटर पे लिया है। होपफुली इस स्लाइड को आपने अंडरस्टैंड किया विद एग्जांपल, कि एक रो को कॉलम से और कॉलम को जब रो से कर रहे हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करते हुए, तो एक केस में स्केलर आएगा विच इज नोन एज इनर प्रोडक्ट, और उसे आइगन वैल्यू भी कह सकते हैं इन सम केसेस। और एक केस में आपके पास आउटर प्रोडक्ट आएगा और मैट्रिक्स जिसे आप ऑपरेटर कहेंगे। सो लेट्स मूव ऑन विद ऑपरेटर। तो ये आ गए जी हमारे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या है, जैसे हमने वो बच्चे वाली एग्जांपल में देखा कि उस वेव फंक्शन या उस जार में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो बाहर खुद नहीं आएंगी जब तक कि हम एफर्ट नहीं करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी वेव फंक्शन में सब कुछ मौजूद है, लेकिन उस वेव फंक्शन से चीजें निकालने के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, और वो एफर्ट कहलाती है ऑपरेटर। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में एफ इज इक्वल टू एम ए लगाएं तो एफ आ जाएगा, पी इज इक्वल टू एम वी लगाएं तो मोमेंटम आ जाएगा। इधर ऐसे नहीं है, इधर आपको ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा वेव फंक्शन के ऊपर। तो वो ऑपरेटर की कुछ तारीफें हैं, कुछ ऑपरेटर हमें याद रखने पड़ेंगे। तो मोस्ट फेमस ऑपरेटर है मोमेंटम ऑपरेटर, विच इज पी इज इक्वल टू माइनस एयोटा एच कट डेल फॉर 3 डायमेंशन। और अगर हम क्योंकि यूजुअली 1D में कर रहे होंगे तो इससे जो बेहतर फॉर्म, जो मोस्ट फेमस फॉर्म है, वो है माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। अगर हम एनर्जी की तारीफ बनाएं तो एनर्जी की तारीफ है पी स्केयर ओवर 2m प्लस वी। तो इसमें वो ऊपर जो मोमेंटम ऑपरेटर हमने पढ़ा है वो आप इनपुट कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन 4
में माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी, ये बन जाएगी हैमिल्टोनियन एनर्जी की फॉर्म इन क्वांटम मैकेनिक्स एज एन ऑपरेटर। और ये बड़ी फेमस है, ये 12 दफ़ा हम आगे रीड करेंगे, सो लिहाजा ये कोशिश करें आपको ऐसे ही याद हो कि मैं आपसे कहूँ कि एनर्जी का ऑपरेटर क्या है, तो इट्स माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पोटेंशियल v। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर लेंगे तो वो हर्मिशन होगा। हर्मिशन की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, 9th क्लास में मैट्रिक्स में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स का उसी के बराबर आ जाए, तो ये कुछ उसी तरह की मिलती-जुलती तारीफ है। इसका सिंबल ट्रांसपोज वाला नहीं है, बल्कि इसका सिंबल थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, एक तलवार की तरह का है, और इसको कहते हैं डैगर। और डैगर है क्या? डैगर बेसिकली 2 चीज़ों को डील करता है। एक तो उसी ट्रांसपोज़ को ही करता है जो कि हम मैट्रिक्स के साथ करते हैं। दूसरी एक चीज़ एक्स्ट्रा वो डील करता है, वो करता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है कि अयोटा के साथ अलामत बदल जाएगी। अयोटा माइनस अयोटा हो जाएगा और माइनस अयोटा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी अलामत ट्रांसपोज़ या स्टार नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोज़ एंड स्टार है, व्हिच इज़ नोन एज़ डैगर। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिक्स में हम अभी भी पढ़ेंगे भी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज, उनके जो ऑपरेटर है हर्मिशन है। तो यहाँ से क्या हम कंक्लूड करते हैं कि मोमेंटम का ट्रांस डैगर लेंगे तो पी ही आएगा, क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर हर्मिशन है। इसी तरह एनर्जी का अगर आप डैगर लेंगे तो वो एच ही आएगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटीज के ऑपरेटर हर्मिशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, वो ये है कि डैगर ऑफ डेरिवेटिव क्या है। तो अगर आप ऊपर इक्वेशन 3 में देखें, तो अगर मैंने पी डैगर को पी के इक्वल साबित करना है, तो वो सिर्फ तब ही होगा जब डी बाई डी एक्स का डैगर माइनस डी बाई डी एक्स आए। इक्वेशन 3 अगर आप गौर से देखें, तो लिहाजा ये एक सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक से बन सकता है कि डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो डैगर है वो क्या होगा। इट्स नॉट हर्मिशन, इट्स माइनस विद द डेरिवेटिव। हमने हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, तो इसमें एक एमसीक्यूज है कि आइगन वैल्यूज जो आगे हम पढ़ेंगे वो हर्मिशन ऑपरेटर की हमेशा रियल होती हैं और कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं हो सकती। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर यहाँ पे लिखे गए हैं एल एक्स एल वाई, बड़ा आसान है याद करना। सेम लाइक मोमेंटम पी एक्स माइनस एटा एच कट आता है, इधर भी माइनस एटा एच कट आता है। उसके बाद परमुटेशन आती है कि देखें एल एक्स है तो वाई, फिर पार्शियल बाय पार्शियल जी, और जी और पार्शियल वाई। इसी तरह अगर y की बात करेंगे तो जेड एक्स आ जाएगा, यानी परमुटेशन फॉलो होगी एक्स वाई जी एक्स और जेड एक्स वाई। तो ये याद रखने इतने मुश्किल नहीं है अगर इसे थोड़ी सी ट्राई की जाए। एक मोस्ट फेमस ऑपरेटर है जिसे यूनिटरी ऑपरेटर कहते हैं, और यूनिटरी ऑपरेटर की क्या खसूसियत है कि इसको जब उसके डैगर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, आई आता है। तो अगर आप मैट्रिक्स याद करें 9th क्लास के, तो उसमें भी हम ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई साबित करते होते थे। तो वो यूनिटरी ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स थी। तो यूनिटरी ऑपरेटर की जो डेफिनेशन बन सकती है वो और के बाद लिखी हुई है लास्ट पहली लाइन का आखिर में कि यू डैगर इज इक्वल टू यू माइनस 1। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका डैगर उसके इनवर्स के बराबर है। अगर आप इसको इससे रिलेट करें तो हर्मिशन की क्या तारीफ है, जिसका डैगर उसी के बराबर है, लेकिन यूनिटरी ऑपरेटर का डैगर उसके इनवर्स के बराबर है। यूनिटरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरह है क्वांटम मैकेनिक्स में, दो यूनिटरी ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिटरी ही आएगा। यूनिटरी ऑपरेटर हर्मिशन नहीं है, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमें वेव फंक्शन की बेसिस जिसे कहते हैं, बेसिस का वर्ड याद रख सकते हैं, सिनोनिम है वेव फंक्शन के, उसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमें कोई डिफिकल्ट बेसिस का सामना है वेव फंक्शन का, तो हम उसको किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ वे कि हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाए, लेकिन क्वेश्चन या प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर पे डिफरेंस ना, फर्क ना पड़े। एक और फेमस जो ऑपरेटर है, बहुत फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है स्पिन मैट्रिसेस, जो कि पॉली स्पिन मैट्रिसेस से बनती हैं। पॉली स्पिन मैट्रिक्स सिग्मा एक्स है 0 0 1 1, सिग्मा वाई लिखा हुआ है और सिग्मा जी है। अगर इन तीनों मैट्रिसेस को हम एच कट बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो वो क्या बन जाएंगी? स्पिन मैट्रिसेस बन जाएंगे। यानी पॉली मैट्रिसेस को अगर आप एच कट बाय 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो स्पिन मैट्रिसेस, एस एक्स के लिए सिग्मा एक्स,
h कट बाय 2, sy के लिए सिग्मा y h कट बाय 2 एंड दैट्स इट। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस आर ट्रेसलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ट्रेसलेस से क्या मुराद होता है? ट्रेस लेना मैट्रिक्स का होता है कि उनकी डायगोनल एंट्रीज को जमा कर दें। अब सिग्मा एक्स देखें ऊपर तो 0 प्लस 0 0, सिग्मा वाई देखें डायगोनल एंट्री 0 प्लस 0 0, सिग्मा जी देखें 1 माइनस 1 अगेन 0। तो इसी तरह स्पिन में भी देख लें तो ये स्पिन मैट्रिक्स जो है ये ट्रेसलेस होती हैं, इनका ट्रेस नहीं होता। ट्रेस क्या है? द सम ऑफ डायगोनल एंट्री। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो ऑपरेटर को देखा, और ऑपरेटर्स देख रहे हैं डिफरेंट तरह के। मोमेंटम ऑपरेटर देखा, एनर्जी ऑपरेटर, जैसे हमने फिजिक्स में फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू एम में, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, P इज इक्वल टू W बटा T एंड सो ऑन। तो ये हम फॉर्मूलाज की तरह नए नए ऑपरेटर्स देख रहे हैं। मोमेंटम ऑपरेटर देखा, एनर्जी ऑपरेटर देखा, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स देखे, उसके बाद हमने यूनिटरी ऑपरेटर देखा, स्पिन ऑपरेटर्स देखे, मैट्रिसेस जो हैं। तो ये आपके जस्ट फॉर्मूलाज हैं कह सकते हैं। अब ऑपरेटर्स की एक खसूसियत है जिसे हम कम्यूटेशन कहते हैं, और ये बड़ी यूजफुल है। यानी इटसेल्फ कम्यूटेशन शायद एक मैथमेटिकल सिर्फ सिंबल है, लेकिन जो उसकी कंक्लूजन है, उसका रिजल्ट है, वो बड़ा प्रोडक्टिव है। वो कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ। इक्वेशन 10 कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स की तारीफ है कि दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन क्या होगा? ए बी माइनस बी ए, जस्ट के दोनों का प्रोडक्ट, एक लेफ्ट से राइट, दूसरा राइट से लेफ्ट विद अ माइनस साइन। अब जब ये करें और आपके पास आंसर आ जाए 0, जो कि पहला केस है, और एनी टू ऑपरेटर्स इफ कम्यूटेशन रिलेशन इज इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, कोई मसला नहीं। और उससे मुराद क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर ये ऐसा करते हैं तो उनके जो आइगन फंक्शंस हैं, जो हमें बेसिकली पहले पढ़ा वेव फंक्शंस, वो एक ही जैसे होंगे। इससे क्या मुराद है ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले जस्ट आप इक्वेशन 10 की ही दूसरी फॉर्म देख लें कि अगर ए बी माइनस बी ए की जगह आप ए बी प्लस बी ए कर लें, तो उसको हम एंटी कम्यूट कहते हैं, और उसके लिए सिंबल ब्रैकेट की बजाय कर्ली ब्रैकेट हो जाता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन पॉली मैट्रिसेस जो है वो एंटी कम्यूट करते हैं। ये शायद अकेली ही मैट्रिसेस हैं जो कि एंटी कम्यूट करते हैं। और आपको पता है कि ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूनिक हों पूरी एक बुक में, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि वो एंटी कम्यूट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा कि मैं एग्जांपल दूंगा, तो ये एक एग्जांपल है एल जी और एल स्केयर की। अगर आप एल जी और एल स्केयर का कम्यूटेशन लें, एल स्केयर क्या है? एल एक्स स्केयर प्लस एल वाई स्केयर प्लस एल जेड स्केयर। आप इसका कम्यूटेशन लें, जो भी मेथड फॉलो हुआ है आपको करने की जरूरत नहीं है पीपीएससी के लिहाज से, तो इसका आंसर आता है 0। तो अगर ऑपरेटर्स कम्यूट करेंगे तो इसका मतलब है उनकी आइगन फंक्शन सेम होंगे। तो यही इससे मुराद है कि क्योंकि ये कम्यूट करते हैं, तो जब भी हम एल जी और एल स्केयर को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसके लिए आइगन फंक्शन हम ये यूज करेंगे, ए ई आयोटा लैम्डा ओवर एच कट फाइव। दोनों के लिए सेम आइगन फंक्शन है, आपको डिफरेंट लेने की जरूरत नहीं है। एल एक्स के लिए कुछ और होगा, एल वाई के लिए कुछ और होगा, पी के लिए कुछ और होगा, लेकिन एल स्केयर और एल जी के लिए सिर्फ यही काफी है। इसको इस पे ऊपर अप्लाई करें और आगे काम कर लें। ओके, सो हमने दो केसेस पढ़े। अगर ऑपरेटर्स कम्यूट करेंगे तो दे हैव अ कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन, बोल्ड किया हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ सकता है। अगर ऑपरेटर्स प्लस करने के बाद 0 दे, यानी ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो, तो फिर वो क्या करेंगे? वो एंटी कम्यूट होंगे। और पॉली मैट्रिसेस एंटी कम्यूट है, बोल्ड हुआ है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। अगर वो कम्यूट ही ना करें, if A B not equal to 0, then operator does not commute and there is a trade-off for the accuracy of the measurement of one quantity versus the other। यहाँ से हम एक पुरानी फिजिक्स को रिकॉल करने लगे। पुरानी फिजिक्स क्या है? हम उसके लिए पोजीशन और मोमेंटम का कम्यूटेशन रिलेशन लेते हैं, और जब हम मालूम करते हैं तो हमें पता लगता है वो 0 नहीं आता बल्कि एओटा एच कट आता है। आप इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। सिंपल पी का जो हमने ये पढ़ा है, ये वाला माइनस एओटा का एच का डी बाई डी एक्स, वो जैसे इसमें आप दर्ज कर दें, इसको सोल्व कर लें, तो एओटा एच कट आ जाएगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कम्यूट नहीं करते तो इनका कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन नहीं है, दोनों के लिए डिफरेंट होगा, और इनको आप एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते एट अ टाइम। तो अगर आप रिकॉल करें तो ये एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल है जिसे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। और वो पोजीशन मोमेंटम में क्या कहता है कि अगर आपको पोजीशन एक्यूरेटली मालूम करनी है तो देन यू हैव टू ट्रेड ऑफ एक्यूरेसी फॉर मोमेंटम एंड वाइस वर्सा। तो ये सेम चीज यहाँ से भी निकल रही है। सो
अगर ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते तो बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है. सो दिस इज एमसीक्यूज फ्रॉम दिस पॉइंट. इफ ऑपरेटर डज नॉट कम्यूट देन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन द ऑपरेटर्स. ये कुछ काम मैंने आपको करने के लिए दिया है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेशन रिलेशन निकाल लें. एक्स और एल एक्स, एल स्क्वायर एल एक्स, एच और पी, शो दैट पॉलीस्पिन मैट्रिक्स इज फॉलोन एन एंटी कम्यूटेशन रूल. तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एंड पे. ओके, सो हमने अभी कंक्लूड किया है ऑपरेटर्स को. जस्ट रिकॉल. हमने कहा पहला पॉइंट वेव फंक्शन जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज रखता है. उस प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए आपको उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा. अब बहुत जाहिर बात है कई तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. तो हमने मोमेंटम ऑपरेटर देखा, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर देखा, यूनिटरी ऑपरेटर देखा, स्पिन ऑपरेटर देखे. फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखी विच इज नोन एज कम्यूटेशन. और उसमें हमने तीन चीजें देखी. अगर कम्यूट करेगा हैव अ कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन. अगर कम्यूट नहीं करेगा तो वो एंटी कम्यूट कर सकता है, या वो ओवरऑल ही कम्यूट ना करे. और वो बेसिकली अगर नहीं करेगा तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वो एक्टिव हो कर देगा. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल. गोइंग बैक टू द चाइल्ड एग्जांपल. उसने हाथ इंसर्ट किया जार में और कोई चॉकलेट या कैंडी निकाल ली. अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए. हम फिजिक्स में एफ इज इक्वल टू एम ए लगा के फोर्स की कीमत निकालते हैं. पी इज इक्वल टू एम वी लगा के मोमेंटम की कीमत निकालते हैं. हमें इधर भी कीमत चाहिए. सो तरीका ये है कि वो वेव फंक्शन जिसमें सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको ले. ऑपरेटर जो कि आपको मदद करेगा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. फॉर एग्जांपल मुझे मोमेंटम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मोमेंटम ऑपरेटर लिया, उसको मैं उस वेव फंक्शन पे अप्लाई कर दूंगा तो जो मेरे पास चीज आएगी वो वैल्यू होगी. कैसे? ऐसे कि वेव फंक्शन पे अगर आप ऑपरेटर अप्लाई करें और वो वेव फंक्शन रिपीट हो जाए एट द राइट हैंड साइड और साथ एक वैल्यू आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है. ए आइगन वैल्यू है और ए ऑपरेटर है जो कि आइगन फंक्शन साई पे अप्लाई हो रहा है. फॉर एग्जांपल मोमेंटम की मैंने जैसे मिसाल दी कि मेरे पास एक वेव फंक्शन है e की पावर 3 अयोटा x जिसमें सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है. मुझे फिलहाल सिर्फ मोमेंटम की चाहिए. मैंने उस पर मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई किया जो कि उसका डेरिवेटिव लेगा माइनस अयोटा एच कट से मल्टीप्लाई करेगा जो कि आंसर आएगा 3h कट. अब 3h कट जो है वो वैल्यू बेसिकली क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू. एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आप फिर एनर्जी ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे. अच्छा, ऊपर मैंने लिखा हुआ है ई डॉट वैल्यू, नॉट आइगन वैल्यू. तो ई डॉट वैल्यू मैंने इसलिए लिखा है कि इक्वेशन 12 हर दफा नहीं होती. मतलब कि वेव फंक्शन पे आपने ऑपरेटर अप्लाई किया और लाजमी नहीं है कि वो वेव फंक्शन रिपीट हो जाए. उस केस में फिर हम क्या करेंगे, उस केस में फिर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मदद लेंगे. एक्सपेक्टेशन वैल्यू से क्या मुराद है, ये फॉर्मूला है कि आप उसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी. तो इसलिए मैंने ई डॉट वैल्यू लिखी है कि आइगन वैल्यू भी हो सकती है ऑपरेटर के अप्लाई करने के बाद और एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी हो सकती है. डिपेंड अपॉन वेव फंक्शन रिपीट हो रहा है कि नहीं. जैसे ऊपर एग्जांपल में आयो ई की पावर 3 अयोटा एक्स रिपीट हुआ था, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते तो 2x आ जाना था. एक्स स्क्वायर तो रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर उसमें आप आइगन वैल्यू नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मदद से आंसर निकालेंगे. फॉर एग्जांपल मैं आइगन वैल्यू के लिए एंगुलर मोमेंटम ले लेता हूँ. तो ये एंगुलर मोमेंटम से एल जी और एल स्क्वायर के लिए आइगन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि अगर वेव फंक्शन पे एल जी अप्लाई होगा तो एम एच का साई आ जाएगा. एम क्या है, एम प्रिंसिपल, एम क्वांटम नंबर है. आपको पता है 4 क्वांटम नंबर हैं, उसमें से एम क्वांटम नंबर यहाँ पे. इसी तरह एल स्क्वायर जब साई पे अप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन. ये भी क्या है, ये भी क्वांटम नंबर है और साई एज इट इज आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है कि साई 2 1 - 1 है. इसमें बेसिकली लिखने का तरीका क्या होता है कि पहला n को शो करता है, दूसरा l को शो करता है और तीसरा m को. तो अगर इस वेव फंक्शन के लिए मैंने एल जी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे एल जी ऑपरेटर अप्लाई कर दूंगा. तो जब मैं एल जी ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, m. और मेरी जो दी गई प्रॉब्लम है उसमें m की वैल्यू है -1. तो माइनस एटा के एच कट आ जाएगा. तो माइनस एच कट इज द आइगन वैल्यू फॉर द एल जी फॉर द गिवन वेव फंक्शन. अब हम एल स्क्वायर की तरफ जाते हैं. एल स्क्वायर के लिए क्या है, 1. तो 1 + 1 2. तो 2 इंटू एच कट स्क्वायर साई. सो आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, माइनस एच कट और 2 एच कट स्क्वायर. अब आप ऐसे करें, यू हैव सम टाइम, टेक 2 to 3 minutes और
ये जो नीचे वेव फंक्शन मैंने दिया हुआ है 210 एंड 321, इसके लिए मुझे आइगन वैल्यूज ऑफ एल जी एंड एल स्केयर आप निकालें और चैट बॉक्स में से आप पुट इन करें. यू हैव 2 to 3 minutes and let me know when it's done. ओके, होपफुली आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा. ओके, सो साइड 210 जिसमें m की वैल्यू है 0, तो जब आप एल जी लेंगे तो इसकी आइगन वैल्यू आएगी 0, और जब आप एल स्केयर लेंगे तो 1 into 1 2 एच कट स्केयर आ जाएगी, सेम लाइक इन अबव एग्जांपल. जब आप साइड 3 to 1 के लिए करेंगे तो आपके पास आइगन वैल्यू आ जाएगी एल जी की एच कट, और 2 into 2 + 1 3, 6 एच कट स्केयर आपकी आ जाएगी एल स्केयर के लिए. होपफुली यू गॉट दैट पॉइंट. एज आई सेड बिफोर कि सिस्टम फिक्स नहीं रहता, चेंज होता रहता है. तो यही बात है कि पहले जो 3 पास्टुलेट हैं वो सिस्टम को एक खास मौके पे डिपिक्ट करते हैं, कि फोर्थ पास्टुलेट ये बताता है कि वक्त के साथ उसमें तब्दीली कैसे आ रही है. तो वक्त के साथ तब्दीली देखने के लिए क्या करेंगे, वेव फंक्शन को टाइम से डेरिवेटिव ले लेंगे. तो वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम will give you partial psi by partial. So it's iota h cut partial psi by partial t. So it's h psi is equal to iota h partial psi by partial t. तो इसको हम क्या कहते हैं, Schrödinger wave equation, one of the most famous equation of the quantum mechanics. और ये टाइम में इसको क्या करें, वेव फंक्शन को टाइम से डिराइव करें. अब वो हैमिल्टोनियन की वैल्यू जो हमने पीछे पढ़ी है, यहाँ पे हमने पढ़ी है, I could not find. ये जो हमने हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला -h का स्क्वायर ओवर 2m इक्वेशन 4 में पढ़ा है, इसको हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं. तो ये आपके पास इक्वेशन 16 बन जाएगी इस तरह रीशेप होकर. -h का स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल psi by partial x square plus v into psi is equal to iota h partial psi by partial t. So this is the most famous form of Schrödinger wave equation used in our literature. This is known as time-dependent Schrödinger wave equation, also termed as time evolution of state या time evolution of wave function. इसी का टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट भी है जिसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम उसको टाइम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, और उसका फॉर्मूला बनता है वही एच साई वही रहेगा, राइट हैंड साइड पे ई साई आ जाएगा. और अगेन एच की वैल्यू दर्ज कर दे -h का स्क्वायर ओवर 2m into so on so far. तो ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, और टाइम डिपेंडेंट दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है और होनी भी सेम चाहिए. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इक्वेशन 15 और इक्वेशन 17 लेट्स सपोज कह लें, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसमें से कौन सी आइगन वैल्यू इक्वेशन और कौन सी आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है. तो आइगन वैल्यू इक्वेशन की क्या तारीफ थी कि वेव फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई हो, आइगन वैल्यू आ जाए और वो वेव फंक्शन रिपीट होना चाहिए. तो इक्वेशन 17 में ऐसा ही हो रहा है. तो कॉल्ड इक्वेशन 17 कि एच साई पे अप्लाई हुआ और आपको वेव फंक्शन दोबारा मिल गया और आइगन वैल्यू ई आ गई, एनर्जी इज अ वैल्यू, दैट्स इट. लेकिन इक्वेशन 15 में ऐसा नहीं है, वेव फंक्शन नहीं आ रहा बल्कि वेव फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव आ रहा है, विच मीन के वेव फंक्शन चेंज हो गया. तो उसको फिर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के तरीके से वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं. टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पोटेंशियल में स्टेशनरी स्टेट या स्टैंडिंग वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के. तो लास्ट पॉइंट ये था टाइम एवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन. अगर मैं बात करूं टाइम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर की, तो उसके लिए जो थ्योरम है दिया वो एरनफेस्ट थ्योरम ने दिया. एरनफेस्ट ने कहा कि अगर आप किसी ऑपरेटर का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या होगा, ऑपरेटर के कम्यूटेशन रिलेशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आयोटा ओवर एच कट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल होगा. तो ये एरनफेस्ट थ्योरम का रिजल्ट है. अगेन वी कैन नॉट गो टू डेरिवेशन फॉर द सेक ऑफ टाइम एंड द सिंपलिसिटी ऑफ पीपीएससी, लेकिन ये इसका एक फॉर्मूला है जो कि सिर्फ आपने ये देखना है कि एनर्जी के साथ आप क्या करें, हैमिल्टोनियन के साथ उस ऑपरेटर को, क्यों यहाँ पे ऑपरेटर है, कम्यूटेशन रिलेशन ले रहे हैं और साथ आप क्या कर रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहे हैं और साथ में आयोटा ओवर एच कट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस पार्शियल डेरिवेटिव. इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ. इक्वेशन पे देखें आयोटा ऊपर से उठ के नीचे आ गया, लेकिन इक्वेशन में कोई माइनस प्लस नहीं. वो इसलिए नहीं है क्योंकि अब एच क्यू का कम्यूटेशन क्यू एच का कम्यूटेशन बन गया, यानी उसको मैंने शिफ्ट कर दिया, तो वहां से माइनस और यहाँ से माइनस प्लस हो जाएंगे. तो जाहिर बात है वो कोई भी रिलेशन आपसे पूछ सकते हैं. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर को लगाएं यहाँ पे, तो मजे की बात है वही रिजल्ट आते हैं जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं. हमें पता है पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, इसका आंसर आता है पी ओवर एम. पी इज इक्वल टू एम भी तो हम क्लासिकल फिजिक्स में भी पढ़ के आए हैं. अगर
मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव लें तो फोर्स आता है। ये फॉर्मूला तो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ा है। तो बेसिकली एरनफेस्ट थ्योरम इस लिहाज से बहुत अच्छा थ्योरम है जो कि क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट हमें देता है। क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट देने का मकसद कि वो हमें इसको आप कह सकते हैं कि एरनफेस्ट थ्योरम क्वांटम मैकेनिक्स को रिलेट करता है क्लासिकल फिजिक्स के साथ। तो ये एक एमसीक्यू इटसेल्फ आ सकता है जो कि हम इधर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स पोर्शन। ओके, अब एफएससी पोर्शन स्लाइड्स के जरिए भी मैं कर रहा तो जरूर रहा हूँ, लेकिन आई डिडंट वांट इट टू बी लाइक दैट, क्योंकि मैं स्लाइड की शक्ल में करूंगा तो जैसे क्लास खत्म होगी पहली चीज आप मुझसे डिमांड करेंगे वो स्लाइड्स करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप एफएससी की बुक रीड करें। तो लिहाजा एफएससी के लिए सिंपल रूल है, एफएससी की बुक रीड करें। अगर आपने पहले पढ़ाई हुई है, पढ़ रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा एक चैप्टर पे। अगर आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद कोई भी की बुक जो आपके पास अवेलेबल है, हज़ारों नेट पे अवेलेबल है, कोई आपके पास एक हार्ड फॉर्म में अवेलेबल होगी, वो उससे उससे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें कि 4 60 70 जो भी अवेलेबल है, और उसके बाद टेस्ट दे लें। दैट्स इट, आपकी एक अच्छे चैप्टर की तैयारी से हो जाएगी। तो इसलिए मैं स्लाइड्स को फास्टली गो थ्रू करूंगा, मेजर पॉइंट्स से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको एफएससी की बुक में से कौन कौन से पॉइंट्स को कैसे समझना। तो ये स्लाइड्स जो है वो थंब रूल नहीं है। थंब रूल आपकी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है और एक की बुक है, और उस पर कोई कंपल्जन नहीं है। आपको जो इजीली अवेलेबल है हार्ड फॉर्म में उसको इस्तेमाल कर लें, नहीं खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। की बुक्स का सिर्फ मकसद ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस करवाना, आपको ये बताना कि जो आपने चैप्टर में लाइनें पढ़ी हैं वो पेपर में किस तरह आ सकती हैं। तो किसी बुक ने कोई 100 एमसीक्यूज बना के बता दिया होगा, किसी ने 70 बना के बता दिया होगा, लेकिन ऑल डू द सेम पर्पस। मैं भी वही करने लगा हूँ कि बताने लगा हूँ कि अच्छा ये टॉपिक में से किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो ये हमारे कुछ कंटेंट है मेजर। फिजिक्स की डेफिनेशन है, फिजिकल क्वांटिटीज है, एरर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसिशन, असेसमेंट और डायमेंशन एनालिसिस। तो फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके फिजिकल है, जिनको नहीं मेजर किया जा सके वो नॉन फिजिकल है। फिजिकल लेंथ, मास, टाइम। नॉन फिजिकल एंगल, लव, हेट। फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह की होती हैं? कांस्टेंट हो सकती है, स्केलर हो सकती है, वेक्टर हो सकती है, फेजर हो सकती है। ये किस क्वांटिटीज के नाम है जो कि आपकी पूरी बुक से लिए गए हैं। तो जाहिर बात है आप ऐसा ऐसा जो पढ़ते रहेंगे पूरी बुक में कवर हो जाएंगे। कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटी है, स्पीड ऑफ लाइट है। कांस्टेंट जो कि वेरी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर विस्कोसिटी है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। स्केलर्स आपको पता है जिनकी से मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी होती है, मिसाल के तौर पर वेलोसिटी। और फेजर जो हैं जिनकी फेस भी होता है। फॉर एग्जांपल एसी वोल्टेज के लिए जब आप वोल्टेज पढ़ रहे होंगे तो वो टाइप फेजर बन जाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स जो हैं वो एमकेएस बेसिकली, जो ओल्ड सिस्टम था मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसको अब हम एसआई यूनिट्स कहते हैं। इसके अलावा एक सीजीएस है, सेंटीग्राम सेकंड। और एफपीएस है, फुट पाउंड सेकंड। तो 1960 में एक मीटिंग के जरिए इनको इस चीज़ पे लाया गया, एक सिस्टम यूज़ करें ताकि जो कन्फ्यूजन होती है वो कन्फ्यूजन ना हो। तो उस पे उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल की बुनियाद रखी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन। इसमें से आपने जो सीजीएस वाला है वो देखना है। यानी इसमें सीजीएस के आपने 3 यूनिट्स देखने हैं। एक है एनर्जी का, जो कि यूनिट है अर्ज, ERG अर्ज। दूसरा यूनिट है फोर्स का विच इज डाइन। और तीसरा यूनिट है वेव नंबर का, के का, दैट्स कैसर आई थिंक, काइसर। इनकी कन्वर्जन क्या है कि डाइन को अगर आपने कन्वर्ट करना है न्यूटन में तो मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, ग्राम की जगह किलोग्राम। तो अगर आप वो कन्वर्जन देखें तो 1 लाख बनता है 10⁵। तो उसको साजिद पाशा साहब एक बड़े फेमस फिजिक्स के टीचर हैं, तो वो ही यूज टू से कि एक डाइन में 1 लाख न्यूटन होते हैं। यानी 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन। ये उसका कन्वर्जन फैक्टर है। याद रखने का तरीका कि एक डाइन, 1 लाख न्यूटन मिले तो एक डाइन बनती है। अब ये वो डाइन नहीं है, इट्स यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस। इसी तरह अर्ज है और एक काइजर है। ये सिर्फ 3 आपने सीजीएस से करने हैं, एफपीएस से कोई भी नहीं करना। और एमकेएस तो हम वैसे ही कर रहे हैं ऐसे यूनिट्स। फिर है रेडियन और स्टेरेडियन। ये आपको पता है कि हमारे 2 यूनिट्स हैं,
तो 1 रेडियन 57.3 के इक्वल है, और 1 अगर उसको हम रिवर्स कर दें तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 0.0175 रेडियन। इसके लिए फॉर्मूला आपने यूज करना है वो S/R है और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन जिसे हम कहते हैं उसके लिए फॉर्मूला A/R² है। इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपका बड़ा फेमस MCQs है कि एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, तो 2 पाई रेडियंस होते हैं, और एक सॉलिड यानी एक स्फीयर में कितने स्टेरेडियन होते हैं, तो वो 4 पाई होते हैं। तो ये आपके MCQs जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसकी डेरिवेशन में देखना चाहें तो सिंपल, एक पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 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 से कट जाएगा, तो वो क्या बचा आपके पास 2 पाई। और इसी तरह जो स्फीयर का होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर जब आर स्क्वायर से कट जाएगा तो आपके पास 4 पाई आ जाएगा। तो ये 2 MCQs आपके पास पूछे जा सकते हैं। ये जो अभी क्वेश्चंस जो है मैं उसमें नहीं जा रहा। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये एक बड़ा फेमस MCQ है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोल्ट, ये यूनिट से पूछा जा सकता है। अच्छा, आप जब मेजरमेंट आप करते हैं तो या तो वो बहुत छोटी होती है या बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल ये या ये, उसको हम आसान अल्फाज में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं, और वो क्या है कि आप किसी चीज को 10 की पावर में लिखते हैं। प्रीफिक्सेस हैं जिसमें से कुछ आपकी ज्यादा फेमस हैं, जैसे मेगा, किलो, डेसी, सेंटी, मिलियो, माइक्रो। ये हमने FSC की बुक्स में आपने देखी होंगी। आपको एक दफ़ा रिवीजन का टाइम दिया गया था थोड़ा सा, उसमें कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्टिंगली आप इंटरनेट पैकेज बाय करते हैं तो वो GB खरीदते हैं, तो GB से मुराद यही G है, गीगाबाइट। आप कोई तस्वीर डाउनलोड कर रहे हैं तो वो MB में है, तो वो M यही है, मेगा, 10 की पावर 6 बाइट्स आप यूज कर। लेंथ ऑफ पेंसिल सेंटीमीटर में होती है, तो ये कंपेरेबल डिस्टेंसेस है। रेशियो ऑफ साइज ऑफ एटम टू द न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ एटम क्या होता है 10 की पावर -10, और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है 10 की पावर -15 या 14 चलेगा। तो जब आप सोल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10 की पावर 10 की पावर 4 आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट इज एरर एंड अनसर्टेनिटीज का टॉपिक। एरर क्या है? बेसिकली किसी भी एक्चुअल वैल्यू में और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस को एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक शख्स है जिसका वेट इतना नहीं है जितना कि उसको दिखाया जा रहा है, तो ही माइट फेस एन हार्ट अटैक। और वो क्यों होगा? सिर्फ एरर की वजह से कि उसने वो वेट लेट्स सपोज 90 kg दिखा दिया, खैर 90 से ज़्यादा ही लग रहा है इनका। सो वन वी नो कि एक्सपेरिमेंट कभी भी 100% ऑकरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क रह ही जाता है। तो उसमें 2 चीज़ों का मसला हो सकता है, या तो इंस्ट्रूमेंट ख़राब होगा या आपने जो मेजरमेंट की है वो ख़राब होगी। तो उसी लिहाज से 2 एरर हैं। एक है सिस्टमैटिक एरर, जैसे कि नाम से वाज़ेह है, इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में ख़राबी की वजह से एरर को सिस्टम एरर कहते हैं, और ज़ीरो एरर हो सकता है। उसे रिमूव करने का तरीका है कि आप किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लें या बाज़ार से नया खरीद लें। इसमें हर दफ़ा सेम एरर आएगा, सेम ज़ीरो एरर आएगा अगर ये ज़ीरो एरर है तो। सिस्टमैटिक में अगर हम बात करें रैंडम एरर की, तो रैंडम एरर अकर्स ड्यू टू सेवरल रीज़न जो कि हमें नहीं पता, तो लिहाजा हम उसे क्या कहते हैं, ब्राउनियन अननोन रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल, आपने पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया एक ख़ास दिन, ख़ास लम्हे, और वही एक्सपेरिमेंट आपने 10 महीनों के बाद परफॉर्म किया, तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट होगा। हालांकि आपने सेम सेटिंग, सेम सब कुछ जितना भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कर लें, फिर भी डिफरेंट होगा। क्यों? उस वक्त फैन, कूलिंग, हीट, रोटेशन ऑफ अर्थ, सीजन्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस पर इफेक्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा फिर उन बहुत सारे फैक्टर्स को हम अननोन रीजंस कहते हैं। रिमूव करने का तरीका क्या है कि आप, जैसे हम करते हैं एक्सपेरिमेंट 5 दफ़ा परफॉर्म करते हैं और फिर एवरेज ले लेते हैं, और इसमें हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यू आएगी जब आप एक्सपेरिमेंट बार-बार दफ़ा परफॉर्म करेंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर। देन वी हैव अ पर्सनल ब्लंडर एरर, जो कि हम यूजुअली रैंडम एरर में ही ले लेते हैं। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन का ताल्लुक क्या है? इंस्ट्रूमेंट से है और एक्यूरेसी का ताल्लुक मेजरमेंट से है। यानी इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या नहीं, इसको आप प्रिसिशन की ज़बान में बताएँगे, और एक्यूरेसी से मुराद है मेजरमेंट जो कि उस इंस्ट्रूमेंट से की जाए। अगर किसी, यहाँ से हम देखें ना, प्रिसिशन का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट से, और एस प्रिसिशन से मुराद है सिस्टम अच्छा नहीं है, यानी सिस्टमैटिक एरर है। तो प्रिसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज एंड एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 या 3 रीडिंग्स कितनी करीब हैं,
ये प्रिसीशन है, लेकिन वो असल वैल्यू के कितने करीब है, ये एक्यूरेसी है। इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू दी गई है 9.1, 9.4, 9.9, 10.2, 10.3। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया 5 दफ़ा, और 5 दफ़ा एक्सपेरिमेंट करने से मुझे 5 वैल्यूज मिल गई। अब मैंने इसकी एवरेज निकाल ली, वो आ गई 9.78। अब मुझे पता है कि जो जी की वैल्यू यूजुअली 9.81 ली जाती है, माउंटेन एवरेज पे 9.77 ले ली जाती है, सी लेवल पे 9.81 ले लेते हैं। तो मतलब ठीक है, वैल्यू करीब करीब है। तो इसको मैं क्या कहूँगा कि ये वैल्यू एक्यूरेट है, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा कि अगर वो वैल्यू असल वैल्यू के करीब होगी तो एक्यूरेसी, और क्लोज होगी दैट इज रेलेवेंट टू प्रिसिशन। अब मैं जो देखूं तो वैल्यूज क्लोज नहीं है, एक 9.1 है और दूसरी 10.3 है, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 1.2 का है, तो डिफरेंस ज्यादा है। तो मैं क्या कहूँगा, ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं। दूसरी एग्जांपल 2.7, 2.4, 2.5, 2.6, 2.45 जिसकी एवरेज आती है 2.53, जो कि जी की वैल्यू से बहुत दूर है, यानी नजदीक तरीन भी नहीं है, कोई उससे 4 गुना कम है। लेकिन एक चीज मैं ये देख रहा हूँ कि वैल्यूज बड़ी करीब करीब है, क्लोज क्लोज है, यानी 2.4 और 2.7 के दरमियान दरमियान है। तो मैं क्या कहूँगा कि ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी एवरेज आएगी ये, अब असल वैल्यू के भी करीब है और हैं भी करीब करीब, तो हम क्या कहेंगे, प्रिसाइज हैं, एक्यूरेट। तो ये वैल्यू से आप बताना, अब आई थिंक आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं इस पॉइंट को, कि प्रिसीशन का ताल्लुक वैल्यूज के करीब होने से या इससे नहीं है कि वो ठीक है या नहीं है, और एक्यूरेसी का ताल्लुक क्लोजनेस से है टू द ट्रू वैल्यू, इससे लिंक नहीं है कि वो ठीक है या नहीं है। इससे नहीं है कि वो एक जैसी हैं या मुख्तलिफ है, एवरेज बस करीब करीब आनी चाहिए। इसको हम टिप कर रहे हैं आगे हमारे अनसर्टनिटी पे, जो कि अनसर्टनिटी हम निकालते हैं आपकी बुक में। तो जो प्रिसिशन है वो बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी, यानी दो अनसर्टनिटीज की आपकी डेफिनेशन बताई गई है, एक एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी है, एक परसेंटेज अनसर्टनिटी है। एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी है वो सिंपल लीस्ट काउंट होता है और उसे प्रिसिशन कहते हैं, और उसी एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी को जब मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो परसेंटेज अनसर्टनिटी आ जाती है। मिसाल देता हूँ कि ये एक हमने ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम की 0.45, और ऑब्जेक्ट की जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है, जमा माइनस प्लस माइनस के बाद जो होता है वो लीस्ट काउंट होता है। तो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट है, यानी 0.1 जो रह नहीं है उसको आप नहीं खत्म कर सकते, उसको बेहतर कर सकते हैं मजीद अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करके, लेकिन रहबत से वो रहनी है। और जब उसी को आप मेजर्ड वैल्यू जो कि यहाँ पे 0.45 है ऐसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। तो जब आपके पास एक प्लस माइनस करके वैल्यू लिखी होगी तो जो दूसरी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, उस दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से तकसीम करके 100 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये आपकी बुक में, ये बुक की ही आपकी स्क्रीनशॉट है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होती हैं तब जब आप वैल्यूज को ऐड कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आपने x2 माइनस x1 किया तो x आ गया, तो इसमें जैसा आपने क्या किया 26.8 से 10.5 को माइनस किया, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड ही करना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा बढ़ेगी, डाउट बढ़ता ही है, कम नहीं होता, जस्ट लाइक एंट्रोपी। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि एक डायमीटर फर्स्ट सिलेंडर का है और डायमीटर सेकंड सिलेंडर का है, क्वेश्चन ये है कि इसकी अनसर्टेनिटी बता दें बस। तो हमें पता है कि डायमीटर निकालने के लिए डिफरेंस हम इसे माइनस करेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी ने हमेशा जमा ही होना है, तो इस 0.05 यानी डी ऑप्शन होगा इसका। ये क्वेश्चन है जिसमें उसने 3 फिजिकल क्वांटिटीज दी है, मास, पोजीशन, हाइट, तीनों की मेजरमेंट दी है और तीनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी बता दी है। पूछा क्या है, उसने पूछा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बता दें लेंथ एक्स में। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। तो मैं कीमत दर्ज कर देता हूँ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 5 और मेजर्ड वैल्यू है 4, और मैंने उसे 100 से डिवाइड कर दिया, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मेरे पास आ गई 0.2। फिर वो कह रहा है कि अगर आपको मैं फॉर्मूला दे दूं m इज इक्वल टू 1/3 रो एच एक्स स्क्वायर, तो मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी रो में निकाल के दे दो। तो सिंपल रूल क्या है कि आप फॉर्मूले को रीशेप कर लें, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ने हमेशा ऐड ही होना है, तो इट विल बी m प्लस h प्लस x की पावर 2 है तो 2 दफा, तो 2 से ज़रब दे देंगे। तो ऊपर देखें, मैथ्स के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2%, तो यहाँ आ गया 2%। फिर जमा हुआ h की अनसर्टेनिटी विच इज 4%, तो
तो ये 4%। अब x की पावर 2 है, मतलब 2 दफ़ा देखना है, तो 2 दफ़ा से मुराद है 2 से ज़रब कर दें या 2 दफ़ा जमा कर दें, वो भी एक ही बात है, 5 जमा 5, तो वो है 5%। तो आपके पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 16%। अब देखिए सिर्फ परसेंटेज को जमा किया है और ये एक नंबर का पीपीएससी का एमसीक्यू बन सकता है बड़ा आसानी से विदाउट एनी यूज ऑफ कैलकुलेटर। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द डायमेंशंस। सिंपल डायमेंशंस क्या है कि किसी की भी डायमेंशन आप निकालें फॉर्मूले की मदद से। सेम डायमेंशन, जिनके यूनिट सेम होंगे उनके डायमेंशन सेम होंगे। फॉर एग्जांपल वर्क एनर्जी। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी जिनको तकसीम करें आंसर 0 आए या 1 आए, सॉरी, तो उनको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो देखिए W का वर्क डन का फॉर्मूला W=FD, तो यहाँ से तो 1 नहीं आ रहा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, N=T/V, रेशियो ऑफ टू स्पीड्स। तो जब स्पीड को स्पीड से डिवाइड करेंगे इन अ सेंस ऑफ क्वालिटी, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस अबाउट क्वालिटी, तो आपके पास आंसर 1 आएगा। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस। इसके अलावा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस है, एंगुलर मैग्निफिकेशन डायमेंशनलेस है, क्योंकि एंगुलर डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला θ=S/R। ये आप 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन का एंगल्स की बेस पे है, स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, रिजॉल्विंग पावर, लैम्डा/d। तो ये इसके अलावा डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में है और वो पूछ सकते हैं। रेशियो ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन की रेशियो आप ले लें, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अननोन पावर निकाल सकते हैं। सेम डायमेंशन क्वांटिटीज आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको वो कह रहा है कि अगर ऐड करें तो बताएं ए की डायमेंशन क्या होगी। एफ की डायमेंशन हमारे पास है MA, मतलब ML/T-2। अब इधर आ गया A/T। अब ये दोनों डायमेंशन सेम होने चाहिए, तो बताएं इधर क्या ए की जगह आए कि लेफ्ट हैंड साइड बन जाए, तो ए की जगह आएगा ML/T-3। तो इधर कहीं है जी ML/T-3, क्योंकि जब ये टी से मल्टीप्लाई होगा ML/T-2 दे देगा। तो इस तरह आप इस रूल की बेस पे कि डायमेंशन सेम होती हैं, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सम डिफरेंस में आप अननोन पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। अननोन पावर्स को आप मल्टीप्लाई करें और वहां से भी आप डायमेंशन की सेंस में लेके जा सकते हैं। तो ये एक जनरल डायमेंशन के बारे में एक टेबल है। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डायमेंशन आ गई डिस्टेंस की लेंथ और टाइम ऊपर जाके T-1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन है L/T-1। एक्सेलरेशन को मजीद T से डिवाइड किया तो उसकी डायमेंशन है L/T-2। फोर्स को हमने मैस से मल्टीप्लाई किया तो M आ जाएगा और L/T-2 वैसे ही। वर्क के लिए हमने मजीद एक डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया तो L इंटू L स्क्वायर। एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है तो इनकी डायमेंशन वही होगी। पावर क्या होता है कि वर्क को टाइम से डिवाइड कर दे, मजीद एक T आ गया तो T-3। आर की डायमेंशन भी वही है क्योंकि ये RF, तो इधर देखें ना, ये इस तीनों की डायमेंशन एक जैसी है, तो ये सेम डायमेंशन क्वांटिटीज है। पूछा जा सकता है कि बताएं किन किन की डायमेंशन सेम है, तो वर्क एनर्जी और टार्क यहाँ से मैं देख सकता हूँ सेम डायमेंशन रखते हैं। इसी तरह मोमेंटम और इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम। एरिया 2 दफ़ा लेंथ है तो L स्क्वायर, वॉल्यूम 3 दफ़ा L है तो L क्यूब। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है FSC फर्स्ट ईयर का कि मास ओवर वॉल्यूम ML-3 आ जाएगा। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मैंने बताया डायमेंशन लेस है। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन T-1 है और ये सेम उसी की डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है वो एंगुलर वेलोसिटी की सेम होती है। इसी तरह बहुत सारी लिखी गई हैं, लेकिन मेजर आपकी ये 18 तक ही हैं। आगे वाली ये स्ट्रेन वाली देख लें, स्ट्रेस वाली देख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो आपकी एग्जांपल है पहले चैप्टर की आखिरी 1.6 है शायद। टाइम पीरियड की T है, जैसे मैंने भी बताया। फ्रीक्वेंसी की T-1 है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी T-1 ही होगी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल होता है 2πf और 2π कांस्टेंट है तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी। बाकी चाहे आप उस तरह ना लें। सोलर कांस्टेंट की देख लें MT-1, यानी ये बेसिकली इंटेंसिटी की है। चार्ज, करंट इनटू टाइम, करंट की डायमेंशन A है। तो ये तकरीबन जितनी भी आपकी पूरी 2
साल की, देखिए ये t-1 की इसकी डायमेंशन अभी हमने देखी फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन और डिके कांस्टेंट की डायमेंशन तीनों की सेम है। तो हमें एक नई चीज़ मिल गई जिसकी डायमेंशन सेम है, तो ये एमसीक्यूज़ में वो बड़े अच्छे से दे सकता है। रेडियो एक्टिविटी की डायमेंशन भी t-1 है। वर्क फंक्शन की डायमेंशन वही है जो कि एनर्जी की थी। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं आपकी चैट बॉक्स देख रहा हूँ, कोई आपकी बात पूछनी है पूछ लें। ओके, व्हाई वी नॉर्मलाइज, एक मिनट, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द अबव। आप क्वेश्चन ऐड करते जाए, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एरनफेस्ट थ्योरम? यही है कि ये क्लासिकल फिजिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ एक गेटवे है, इसको रिलेट करता है। जी जी। और इससे आप एक एमसीक्यू मैं दूंगा, चलो इत्तेफाक से आपने पूछ लिया कि एक ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कैसे होता है, यानी कांस्टेंट ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की ज़बान में, एक ऑपरेटर कांस्टेंट ऑफ मोशन कैसे होता है, उसके लिए ज़रूरी है उसका टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो। तो मैं आपको एक ऑपरेटर भी दे सकता हूँ, दो तीन ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स में जो कि कांस्टेंट ऑफ मोशन होते हैं। वो कैसे हैं, आप एरनफेस्ट थ्योरम लगाते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो आता है, उसका मतलब है कांस्टेंट ऑफ मोशन है। काइजर जो है वो सीजीएस यूनिट है वेव नंबर का, और क्योंकि हम वेव नंबर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि वेव नंबर किसी भी तरह के से का सिंबल नहीं बनता, तो वो काइजर यूनिट की वजह से ही उसका सिंबल हम यूज करते हैं। हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें प्रॉपर वेक्टर्स चाहिए, और प्रॉपर वेक्टर्स जो हैं वो कैसे आते हैं, जब उनको हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वन, यानी नॉर्मलाइज कर सके। नॉर्मलाइज करने का मतलब है वो वन के बराबर आए। तो जो आम वेव फंक्शन है जैसे कि ए ई की पावर एक्स है, जब इसको आप ए ई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन नहीं आएगा, तो इट्स एन इम्प्रॉपर वेक्टर। तो प्रॉपर कैसे मैं बनाऊंगा? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए निकाल लूंगा और उसको साथ लिखा करूंगा, जैसे कि हमारे पास टू ओवर अंडर रूट एल आता है इन्फिनाइट स्केयर वेल के लिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं एक आध एग्जांपल करूंगा कि हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। आज देखें, मैं इसको बल्कि यहाँ पे आज का इधर ही बता देता हूँ कि आज देखें क्या एनर्जी, और एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। अब फोर्स क्या है, बेसिकली डाइन में फोर्स एम में है, ये पूरा फॉर्मूला बेसिकली बिकम मैड विच इज एम ए डी। तो एनर्जी बेसिकली एम ए डी है आपके पास। तो मैस किलोग्राम नहीं है बल्कि ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है बल्कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह डी सेंटीमीटर भी है। तो अर्ज और आप एनर्जी का रिलेशन बना सकते हैं। डायमेंशनलेस से मुराद है कि आपके पास डायमेंशन ना आए। मिसाल के तौर पर आप एल ओवर डी को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? वन आएगा डायमेंशनली, क्योंकि एल की डायमेंशन भी एल है, डी की डायमेंशन भी एल है। तो इसे कहते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जिनकी यानी रेशो कह लें, सेम रेशो क्वांटिटीज को डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कहते हैं। वो कौन कौन सी हैं वो मैं लिख देता हूँ। स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रिजोल्विंग पावर, हालांकि इसमें पावर का वर्ड है लेकिन ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। एंगुलर मैग्निफिकेशन भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। इस तरह आप गैदर आप करें कि कौन कौन सी एंगुलर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज फिजिक्स में आती हैं। चार मैंने लिख दी हैं, इसके अलावा भी कई हैं। डिमेंशन सेम हो सकती है, जैसे मैंने बताया फ्रीक्वेंसी। ओके, डिमेंशन डिस्क्राइब क्वालिटेटिव नेचर हाउ, देखें मैंने डिस्टेंस के लिए भी लेंथ है, और क्वालिटी बेसिकली क्या होता है, देखें हम बाजार से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ लाइएगा। उसकी कोई क्वालिटी होती है ना, रेलिवेंट के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं, वो क्वालिटी उसकी फिजिकल अपीयरेंस जिसे कहते हैं। तो क्वालिटी बेसिकली यही है फिजिक्स में कि आप तीन बेसिकली बन जाते हैं ना, मैथ लेंथ टाइम। या तो कोई चीज़ मैथ है या कोई लेंथ रखती है या उसके साथ कोई टाइम एसोसिएट है, और ये ओवरऑल ऐसे ही रहेगा। जैसे एरिया है, अब एरिया क्या है, लेंथ इंटू विड्थ है। सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर है, सफियर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर है। लेकिन जब आप बात करेंगे डायमेंशन की तो सबकी डायमेंशन एल स्क्वायर है, सर्कल की भी, सफियर की भी, और बॉक्स की भी। तो देखे ना कि हर तरह की क्वांटिटी अलग होगी, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस रहेगी क्वालिटी। ओके, बाकी आप ग्रुप में हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उधर मोर देन वेलकम टू आस्क। मैं आपसे मटेरियल एल सीजीएस, बेसिकली सीजीएस हमने सिर्फ 3 यूनिट्स करने हैं ना, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें सिर्फ 3 चाहिए, तो मैं 3 के मुतालिक आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ ग्रुप में।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग भी आपसे एज सुन एज पॉसिबल शेयर हो जाएगी। बाकी आप टेस्ट के लिए तैयारी करें। अगेन सिंपल पॉलिसी एफएससी, बुक पकड़ें, पढ़ें। उम्मीद आपने पढ़ ली होगी क्योंकि आपको साइन किया गया था। उसमें से ई बुक पे से कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। पीएस लेवल जैसे मैंने क्वांटम का, उसमें से वो करना है जो आपको कहा गया। उससे उससे रेलिवेंट आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में उम्मीद है उसमें से नहीं आएगा। तो जो आपको, ये मैं अभी स्लाइड शेयर कर देता हूँ ग्रुप में क्वांटम की, तो बस उसे कर लें आप। यू विल बी मोर देन प्रिपेयर फॉर द पीपीएससी पेपर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई प्रॉब्लम है ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड।